बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। आप सबको जुमा मुबारक। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुबह की सोच में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और हमें देखेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी ज़्यादा अच्छी हो सुबह जाएगी। अच्छी गुजरेगी। और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को तरनोल इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, फिर आगे जाके निमरा हमने डिस्कस करना है ब्रिटिश इलेक्शन को भी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद जी, आपको भी आपका शुक्रिया। एतजाज साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने इंट्रो में बताया आपको कि नाजरीन को कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त भी मिल रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केसेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिल रहा है, एक आध केस ही बाकी रह चुका है। आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? नहीं, इस वक्त तो रिलीफ भी उनके खिलाफ दिया गया। बड़ा रोजगार जो चीफ जस्टिस साहब ने कल फैसला किया है, वो तो बड़ा रोजगार रिलीफ उनके खिलाफ दिया है। जो उनके ट्राइब्यूनल जो है उनको काम करने से बंद कर दिया है। असल में बात यह है, आपको मैं सच कहूँ जितना मैं देखता हूँ, जो अब ये जाहिर हुआ है खुद मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दस्तावेजात जो उनके बारे में मुतल्लिक और उनके वोटों के मुतल्लिक जो दस्तावेजात इलेक्टोरल इंतखाबी दस्तावेजात है उनसे, और उनसे ये साफ जाहिर हुआ क्योंकि वो लगा दिए वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद इलेक्शन कमीशन ने वो असली जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लगा दिए और वो अपलोड कर दिए वेबसाइट पे। वेबसाइट में लोगों ने बहुत सारे उतार भी लिए। उसके ऊपर 4 घंटे बाद जब एहसास हुआ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये तो सारी हार की अलामत है और हार की सबूत है मियां साहब की, तो उन्होंने वो 4 घंटे बाद उतार लिए और अब तक उनको गायब रखा हुआ है। वो है जो लाशें हर उस पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए बज़ाहिर जीते हुए वरना सिर्फ फॉर्म 47 पे जीते हुए, हर उस एमएनए के सेल में एक लाश गड़ी है, दफनाई भी है, उन्होंने दबाई भी है, और वो चाहते नहीं कि वो कोई पास आए उसके। उस लाश को देखने के लिए ऑर्डर किया इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद में कि भाई 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के, आप तीनों अपने दस्तावेजात को लेके आओ जिससे कहते हो आप जीत गए। वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। फॉर्म 45 वो होता है जिसमें एक तरफ से यानी हॉरिजॉन्टली वो जा रहा होता है नताइज हर उम्मीदवार के अगर 10 है तो 10 खाने बने होंगे और ये खाने नीचे जाते हैं। दूसरी तरफ से वहाँ पोलिंग स्टेशन 1 to 270 अगर पोलिंग स्टेशन है, उनके हर पोलिंग स्टेशन पे हर उम्मीदवार का नतीजा लिखा जाता है, उससे फॉर्म 45 बन जाता है। अब जो फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार का टोटल वोट होता है वो फॉर्म 47 में आ जाता है। अब इन दोनों में तफावत नहीं हो सकती, जितने टोटल हो तो अब हुआ ये कि जो फॉर्म 45 निकले, देखे इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के, मियां नवाज शरीफ तो आ गए थे बैल्कनी पे तकरीर विक्ट्री स्पीच करने, और मैं अब ये करूंगा और मैं किसी को से इंतकाम नहीं लूंगा, बदला नहीं लूंगा, और ये कहने आ गए थे। और दुनिया ने सारी ने देखा वो टीवी पे, और वो अपनी लिखी हुई विक्ट्री स्पीच से गुरेज करके और वो पीछे हट गए और फिर वो गायब हो गए मियां साहब। बिल्कुल ऐसी है इत्ज़ाज़ साहब, वो तो गायब भी हो चुके मंजराम से, लेकिन ये सारे मसाइल चलते आ रहे हैं। लेकिन एक और मामला भी है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है उस पर कल समाअत हुई। अब उस समाअत का अहवाल आपने ओबियसली देखा होगा,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक बार फिर से अदम एतमाद ये बनता है? बनता तो जरूर है। एक्चुअली चीफ जस्टिस साहब को बगैर किसी के एतराज किए खुद ही नहीं बैठना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। ठोस वो जो हकीकी जो दस्तावेजात पे मौजूद है जी। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने जो एक कलीदी फैसला दिया है जिसका असर सारे इस प्रोसेस पे हो रहा है, वो था कि पार्टी का निशान ले लिया बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी का। वो निशान ले लिया। जब निशान ले लिया तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको पार्टी के तौर पे रिकग्नाइज नहीं करना से इनकार कर दिया और वो आज़ाद उनके लड़े सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर और कुछ पीटीआई के टिकट पर वो तितर बितर हो गई, मुंतशर हो गई पार्टी। उसको नुकसान उसका भी हुआ बहुत। पर जब आई बात नई वो खवातीन की सीटें देने की तो चीफ इलेक्टर राजा सरवुल खान सिकंदर ने ये जिद पकड़ ली कि जी आप तो पार्टी ही नहीं हो। अब वो पार्टी डिसॉल्व नहीं थी की हुई, लेकिन उनको कहा कि तो आप इंडिपेंडेंट हो। खुद उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया उन पे जबरो इकरार के बाद, क्योंकि वो कहते थे, एफिडेविट दिए थे कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं और पीटीआई आर्टिकल 17 के तहत डिसॉल्व तो नहीं हुई थी। अब उसको कोई और सिंबल मिल जाना चाहिए था। अब उसके बाद जब इन्होंने उसको मुंतशर करके और आज़ाद उम्मीदवारी बना दिया तो फिर ये इशू हुआ कि ये जो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं ये किस किस को जा सकती हैं। किसी पार्टी को ही जा सकती हैं, इंडिविजुअल को तो जा नहीं सकती। अब वो पार्टी कौन सी थी उनमें से निकाल दिया, मिनहा कर दिया पीटीआई को। वो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि वो पार्टी है कि नहीं है और क्या उसमें उसको सीटें मिलनी चाहिए। इत्तेज़ाज़ साहब, इस सारी सिचुएशन में जो यूसुफ रजा गिलानी वाली 2 ऑर्डिनेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है आईनी तरमीम की जानिब जा सकते हैं या फिर वो जो ऑर्डिनेंसेस है उसके मुताबिक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली यही चाहता है कि ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को ही तैनात किया जाए? जी, उनके लिए वो ज्यादा मतलब है ऐसे सौदागरी के मामले में वो ज्यादा सौदागर होंगे उनके हिसाब से, क्योंकि उनके हिसाब से उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी हाई कोर्ट का, किसी वो तो रिटायर। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब चीफ जस्टिस ये करने देंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस के ही अपने रिमार्क्स है कि अगर आपने ऑर्डिनेंसेस के मुताबिक ही करना है तो फिर पार्लियामान को बंद कर देते। नहीं, वो पार्लियामान में अब ला रहे हैं ना, वो इसीलिए पूरा करने के लिए। ये नहीं है कि पार्लियामान से वो करा सकते हैं कि नहीं। सवाल असल में ये है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि नहीं। आर्टिकल 17 एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब है बुनियादी हक है, कोई कानून भी इसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और उसमें ये हक है कि मुझे हर शहरी को कि वो जिस सियासी जमात में जाना चाहे ये उसका हक है, फंडामेंटल राइट। अब जिस सियासी जमात में अगर जाना हो तो 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिनको रजिस्टर किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने छानबीन करके। उन रजिस्टर्ड पार्टीज में से 176 की मेरी चॉइस है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, शहरी हूँ पाकिस्तान का, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इलेक्ट हो गया हूँ इंडिपेंडेंटली अपने जोर पे, पर तो मैं इलेक्ट हो गया हूँ आज़ाद MNA के तौर पे, किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं। तो पहले 3 दिन नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट के बाद 3 दिन में मैंने फैसला करना है कि मैं किसी पार्टी में जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ। और ये मेरा हक है कि 175 पार्टीज में से कोई भी चुनो। तो ये इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, आप सिर्फ उन पार्टीज में से चुन सकते हो जो पार्टी जिन जमातों ने हिस्सा लिया इलेक्शन में और उनके मेंबर हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं उनमें से किसी को पसंद ही नहीं करता हूँ, पर तो ये 20-30 पार्टियां 40 पार्टियां जिन्होंने हिस्सा लिया है, मुझे तो पसंद है एक ऐसी पार्टी फर्ज कीजिए कि जो इसने ना हिस्सा लिया है ना उसकी कोई मेंबरशिप है, पर मेंबर मैं उसका होना चाहता हूँ। और वो कौन सी पार्टी है? वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है, मैं उसका मेंबर होना चाहता हूँ।
अब वो ये कहती है इलेक्शन कमीशन, आप उसके मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि उससे इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा एतजाज साहब, ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त के लिए काबिल समाअत होने पर जो दलाइल तलब किए गए, इस केस का कुछ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ जो पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन हुई है, जी जी या जी 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 इलेक्शन पिटीशन में तो वो फॉर्म ई जो है, जी जी वो जो हर मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब से मुंतखब हुए MNA की ट्रेन में लाश गड़ी हुई है, जिसको वो बचाना चाह रहा है कि ये ना निकले, उससे एक बहुत बहुत संगीन जुर्म साबित होता है। वो जो मियां साहब की फॉर्म 45 लगाई गई उस पे इलेक्शन कमीशन की अपनी फॉर्मल ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिससे बहुत से उन्होंने उतार लिया और 4 घंटे के बाद उन्होंने 4 घंटे में ही, और अब आज तक होनी, सारा वक्त होनी चाहिए थी अवेलेबल, वो उन्होंने उतार ली। उसके मुताबिक मियां साहब कोई 80-90,000 से डॉक्टर यास्मीन या राशिद से आ रहे हैं, पर इनके वोट को बढ़ाया किस तरह गया कि 13 को 613 कर दिया और 22 को 722 कर दिया और 3 को 8 कर दिया, 2 को 5 कर दिया। इस तरह टोटल ले जाके उनको कोई लाख से ऊपर वोट दे दिए। और यास्मीन राशिद साहबा वाली फॉर्म जो थी उसमें उनके वोट कम कर करके उसकी कॉलम पे जो इनके वोटों का कॉलम था उसमें हर एक में मिनहा कर दिए, कोई 600 मिनहा कर दिए, कहीं 720 है तो 7 काट दिया उसमें से, और वो सारा जाहिर हुआ, वो सारा आया उस पर कई बी लॉगर ने और कई दूसरे आपके टेलीविजन के कोलीग्स ने बड़े जामे तजदिए दिए और दिखाए कि जी ये देखें, ये तो क्लियरली लिखा हुआ भी ऊपर से है, काटा हुआ भी ऊपर से है और सियाही भी दूसरी है। तो ये तो उस पे तो इलेक्शन E45 पे तो एक जर्रा नहीं होना चाहिए फर्क लिखा ओवर राइटिंग, और उस पे सारी ओवर राइटिंग हुई है। आपने देखी वो फॉर्म नवाज शरीफ की, यही हालत है शहबाज शरीफ के खिलाफ जो कैंडिडेट था और शहबाज शरीफ की फॉर्म था, यही मरियम भी आ रही हैं, ये ख्वाजा आसिफ भी आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तो 2018 में भी हार गए थे और उन्होंने खुद कहा अपनी जुबान से, अपनी ऑन रिकॉर्ड, कि मैं हार रहा था और मैंने फिर जनरल बाजवा को फोन किया, आर्मी चीफ को, मैंने कहा ये तो मुझे हरा रहा है। उन्होंने कहा कोई नहीं आपको हमने जिताना है, आप फिक्र ना करो, और फिर वो रिजल्ट बदलने शुरू हो गए। ये धांधली का तरीका ये है कि अपने ये लगाओ ट्राइब्यूनल जो बैग ना खोलने दें, और बैग ना खोलने के लिए 1-2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं बशमूल ख्वाजा आसिफ के नाम से मंसूब, कि बैग अगर रिकाउंट के लिए खोलेंगे, आप बार बार रिकाउंट के लिए खोलेंगे तो फाइनलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए बैग एक दफा कंसोलिडेशन रिजल्ट की हो जाए तो नहीं खोलना चाहिए। मासवाइले के बीच में कोई बड़ा ही कॉन्ट्राबैंड हो, हेरोइन निकलनी हो, कोई ऐसा इल्जाम लगाया हो तो फिर बैग खोले जाएंगे, वरना बैग ना खोला करें। पर ये है रिकाउंटिंग के लिए। एक दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 100, वो कहता है हर आदमी को, आपको भी और मुझे भी, ये इख्तियार है कि हम इलेक्टोरल बैग पे दरखास्त दे के और दस्तावेजात और जितनी फीस मुकर्रर है वो दे के बैग खोल के देख लें। लेकिन सिर्फ एक काम नहीं हम कर सकते कि वोटों के जो लिफाफे हैं, हर कैंडिडेट के वोट एक अलग लिफाफे में सरबमोहर यानी सील्ड होते हैं, उनको नहीं आप ना गिन सकते हो ना हाथ लगा सकते। अच्छा एजाज साहब ये भी बताइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक हफ्ते में 6 ट्रिब्यूनल्स बनाने का कहा जाता है, वो बाकी सूबों में सूरत हाल हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ अंदाज से आती है, लेकिन पंजाब में व्हेन इट कम्स टू लाहौर हाई कोर्ट वो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और लाहौर हाई कोर्ट वाला ये सारा मामला हमारे अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और उसकी समाअत होने लग जाती है। ये पंजाब में चीजें क्यों इस तरह हो रही हैं? पंजाब ही में सारा ये फॉर्म 45 वाला हुआ ही पंजाब में, ये और कहीं नहीं हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ने
मुस्लिम लीग नून की जो सहूलत जारी की है, जो इस सूबे से इलेक्शन हार चुकी थी, जो मियां नवाज हार चुका था, शहबाज शरीफ हार चुका था, ओन चौधरी हार चुका था, ये अताउल्लाह तारर को 1 लाख वोट मिल जाए लाहौर से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कभी आया ही नहीं। हाँ, उसके मुखालिफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी था, बिल्कुल उसको वोट देने को तैयार थे लाहौर वाले, बावजूद इसके कि वो भी इस हल्के से बिलोंग नहीं करता था। उसने बड़ी शाइस्ता, सबसे शाइस्ता वो तहरीक और कैंपेन चलाई थी उसकी, उसको लोग बहुत पसंद किया लोगों ने। और वो हार जाए अताउल्लाह तारर से या ओन चौधरी हरा दे, जिसको कोई जानता ही नहीं, जो उस हल्के में गया ही नहीं कभी, उसको हरा दे, वो हरा दे सलमान, राजा सलमान को, जो एक फआल कैंडिडेट था। और उसके पास सारी फॉर्म जो 50 उसको हर पोलिंग स्टेशन से मिली है, 45 फॉर्म, वो उसके पास सारी की सारी हैं। 203 के कितनी, जो भी 303 304 के क्या, वो उसके पास सारी फॉर्म हैं जो वो हर पोलिंग स्टेशन से लेके आया। और उससे मुरतब होती है फॉर्म 47 की, फिर कुल जो फॉर्म 45 के टोटल्स का बनता है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हर उम्मीदवार ने कितने वोट किए, ये फॉर्म 45 है। इनका जब कुल आप करते हैं टोटल हर उम्मीदवार का, वो फॉर्म 47 में दर्ज करते हैं। सही हो गया। अच्छा, एग्जाज साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करिए, एक और सवाल, हमारे पास टाइम शॉर्ट है असल में। खावर मानिका क्या चाहते हैं? कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पहुंच कर उन्होंने जो पाबंदी है 1 महीने के अंदर फैसला आने की, उसके खिलाफ भी अब दरख्वास्त दायर कर दी है कि ऐसे लग रहा है कि ये जो जजेस साहिबान हैं किसी प्रेशर में, तो व्हाट डज ही वांट एक्चुअली? वो तो बेशर्म आदमी है, इतना बेशर्म आदमी देखा नहीं। जब उसकी बीवी को तलाक होती है तो कहता है ये आपके टेलीविजन, और फिर केस पे फैसला भी नहीं आने दे रहे सर। हाँ, फिर पहले कहता है कि ऐसी पाकता, ऐसी पाक दामन और खातून मैंने कभी देखी नहीं। 6 साल उसको इस तरह रखता है, उसके जरिए कोशिश करता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के और बड़े बड़े फैसले करे। फिर जब करप्शन में पकड़ा जाता है 2 महीने के लिए उसको अंदर रखते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर ही बदल गया होता है। अब 6 साल बाद, 6 साल हुए, एक औरत खातून को आपने छोड़ दिया, अब उसके माहवारियां आप गिनने शुरू हो गए हो। वो खुदा का अच्छा, एतजाज साहब, ये तो बिल्कुल आप जी, इससे तमाम खवातीन, तमाम पाकिस्तान की खवातीन, वो एक इससे तो बड़ा सर इस्लाम का बहुत मजाक उड़ा है। इसको तो लियान के तहत कैद होनी चाहिए और कोड़े होने चाहिए इसके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एतजाज साहब, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनके भी ताने बाने कहीं मिल रहे हैं या फिर वो खुद से ही एक्टिव हुए हैं? नहीं, वो खुद पे ही एक्टिव हुए। मेरा ख्याल है ताने बाने उनके मिलने इसलिए मुश्किल है लगता कि वो पार्टी में भी इस किस्म की बातचीत होती है ना। एक तो इमरान उसको लाना भी चाहे, जिसका बानी मुझे कहना चाहिए था, बानी तहरीक इंसाफ पर। अब ये आप देख लें कि मीडिया पे भी किस किस्म कितनी बड़ी कदगन है कि एक शख्स का जो 20 बड़े लीडर्स हैं सारे मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में, उसका नाम ही आप नहीं ले सकते हो टेलीविजन पे। ये कभी मैंने सुना ही नहीं इमरान खान का लफ्ज लिए हुए, नाम लिए हुए किसी को लेते हुए। और अब वो इमरान खान, मैं तो ले जाता हूँ, मैं इमरान खान के मसला ये उनका ये है, मुझे जो लगता है, आगे वो जाने, उनकी अंदरूनी सियासत जाने, कि इमरान अगर किसी को आने देगा भी तो वो वर्कर और कारकुन और काडर तैयार नहीं है उसको। जब वो आएगा पार्टी में तो उसके खिलाफ नारे लगे। जो उस दिन ये जो दिन था 9 मई वाला या 10 मई वाला, उस दिन जो पकड़े गए थे उनमें से जो तो 13 मरतबा पकड़े गए हैं वो तो उनके गाजी हैं, और जो पहली दफा या दूसरी दफा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सजाने चले गए, वो उनसे वोटर्स को, उनके और उनके काडर को नफरत है।
तो वो उनके लिए बड़ा जीना हराम कर देंगे, बड़ा फांसी जीना के हराम अंदर। कर देंगे। थैंक यू वेरी मच हो जानेगा। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे और इश्यूज़ पे हमने एतजाज साहब की राय ली और बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस एतजाज साहब ने आज सुबह की सोच में किया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज एक हसनैन, आपने रात को नोटिस किया होगा बड़ा रश वगैरह दिखाई दिया हमें गाड़ियों का पेट्रोल पंप के करीब। आपने हाँ, टैंक वगैरह हमें फिल तो करा पता लिया? था, खबरों से आगाह थे और हमने पहले ही सबकी पेट्रोल यही सूरत हाल नहीं। पंप पे जाके अपनी पेट्रोल वगैरह फिल करवा ली। और ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में आज से हड़ताल का ऐलान है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, ये कहना है अब्दुल समी साहब का। और इसी हवाले से निमरा, हमारे साथ पहले भी अब्दुल समी खान साहब मौजूद थे और आज भी अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। समी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले हमें बताइएगा कि आज की हड़ताल इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम तर पेट्रोल पंप्स बंद नज़र आ रहे हैं हमें। सो ये हड़ताल कब तक चलेगी, इसका दायरा कार वसी हो सकता है, नहीं हो सकता, इन तमाम तर डिटेल से आगाह कीजिएगा प्लीज़। लाइन ड्रॉप हो गया, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वैसे हसनैन, हमने जब पहले भी समी साहब से बात की थी तो उनकी जो मुतालिबात थे काफी हद तक जायज मुतालिबात हैं। ऑब्वियसली जो मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमत चलते आ रहे हैं उसकी वजह से अब आप देखिएगा कि ये, अगर मैं ये सोच ही रही थी कि अगर ये एक दिन से भी ज्यादा हो जाती है ये हड़ताल, मतलब एक दिन का भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जाहिर है आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है या आपको वो लेने के लिए घंटों घंटों किसी लाइन में लगना पड़ता है। जैसे मुझे वो पिछले कुछ 10 साल पहले के सूरत हाल याद आ गई, ऐसे हुआ करता था सदर आसिफ अली जरदारी के ज़माने में जब गैस की लाइंस लगती थी, लाइन लगती थी, गैस से कन्वर्ट होकर वापस पेट्रोल पे आ गए थे और फिर 66 रुपए का पेट्रोल भी हो गया था और फिर उसके बाद 150 का हुआ। ये सिर्फ निमरा ये नहीं है कि जिस तरह सिर्फ एक गाड़ियों पे पेट्रोल डालना आपने ना, इस पे आपके बहुत सारे इदारे चल रहे होते हैं। मिनटों से आप यहीं की मिसाल ले लें, लाइट्स तो पाकिस्तान में आती जाती रहती हैं, कभी कभार 6 घंटे बाद लाइट आती है। तमाम तर जो जनरेटर्स हैं वो कोई डीजल पे चलता है, कोई किस तरह चलता है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इनका सर्कल रुक सकता है और पेट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे इस इवन बिजली की आप मिसाल ले लें, बिजली की मिसाल, फर्नेस ऑयल से तमाम तर हमारी बिजली बनती है और ये अगर हड़ताल इसी तरह रही तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी नहीं है जब किसी चीज़ की, तो वो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। जी, समी साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, मेरे ख्याल कॉल कट गई। ये बताइएगा कि हड़ताल तो आज जारी है, ये कब तक आगे आप इसको एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं? जी, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी से 2-3 बजे बात करूंगा, उसी वक्त मैं आपको बता सकता हूँ, इससे पहले तो मैं बता नहीं सकता। ठीक हो गया। और अभी ये बताइएगा कि ये पूरे मुल्क में आपकी हड़ताल चल रही है? जी, आप पीपीडीए पूरे मुल्क के एसोसिएशन। जी, अच्छा समी साहब, अभी ये पिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स वगैरह खुले हैं? नहीं, वहाँ तो हमने, वहाँ के सदर का इंतकाल हो गया है तो हमने उनको इजाजत दे दी है इस्लामाबाद के पंप। अच्छा, तो बाकी ठीक, बाकी शहरों की फिर क्या सूरत हाल है? तो आपको ज्यादा मालूम है, मैं तो समझता हूँ सही हो रही है। सर, हम आपसे ज्यादा ऑथेंटिक ये सारी चीजें जब हो रही है मीनवाइल, तो क्योंकि अल्टीमेटली हर्ट तो अवाम हो रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है। इवन आप लोगों का भी नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। अवाम का भी तो सर नुकसान हो रहा है ना, अवाम का भी नुकसान हो रहा है। अवाम ने अपने काम कारोबार के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करना था, वो नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपसे गवर्नमेंट ने कोई मुज़ाकरात वगैरह किए या नहीं किए? मैं खुद गया था, सबसे मिला हूँ वहाँ, उन्होंने कहा 3 दिन हो गए कि हम आपको जवाब देते हैं। हम तो बगैर बुलाए हुए गए थे। हमने तो, ये हमारा लेबर यूनियन नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि जाके उनसे पहले मिल लें, उनको बता दें, उनको कन्विंस कर दें, वो हम कर चुके हैं। सर, हमारे सामने कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि हड़ताल को डिले कर दिया जाएगा। प्लीज तस्दीक कीजिएगा, तरदीद कीजिएगा कि आपका क्या लाएअमल होने जा रहा है। ऑब्वियसली आपने बताया 3 बजे आप इसको क्लियर भी कर देंगे, लेकिन फिर भी देखिए डिले की क्या मतलब, 6 बजे शुरू हो गई है, 2-3 बजे मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। हड़ताल जारी है।
ठीक। सो आप लोगों का क्या प्लान है कि लाइन चलें ड्रॉप जी, हो समी गई है, खान रिकनेक्ट साहब करने की थोड़ा कोशिश सा करेंगे? गुस्सा भी कर गए जब हमने गुस्से में उनके साथ सवाल किया कि अवाम के हवाले से भी आप सोचा करें, लेकिन मैं अवाम Which के हवाले clearly is से a ना ही गवर्नमेंट genuine सोचती है question. और ना ही कोई एसोसिएशन सोचती है, क्योंकि हर शख्स यहाँ यही सोच रहा है कि किस तरह से अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं, अवाम यहाँ पे लाइनों में हमें नजर आए, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और हर शख्स अपनी छोटी छोटी 2 इंच की 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और मिसाइल अवाम खड़े सफर कर- हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना, पेट्रोल की तो बात हो चुकी है, 3 बजे के बाद ही खबरें आती है, सभी सब नाराज होकर चले गए। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। मुस्लिम लीग नवाज, ये वो वाली गवर्नमेंट जो सारिफीन से वादे कर रही थी कि 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करो और फ्री होगी, ये 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर बिजली मुफ्त फराहम करने के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। बल्कि अगर फरवरी की बात की जाए तो जो इलेक्शंस के बाद से फी यूनिट बिजली की कीमत में हमने देखा कि एक सीक्वेंस वाइज इजाफा हमें बार बार देखने को मिला है, हर दूसरे दिन मिला है। कल की जो खबरें, कल परसों की खबरें, 7 रुपए से ज्यादा के फी यूनिट ये ज्यादा हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि अब 270 से ऊपर आपको एक यूनिट मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो नाजरीन सूरत हाल है कि बिजली के जो इजाफी बिल हैं, ये आने पर खुद पार्लियामान के अरकान भी एतराफ कर रहे हैं कि बिजली की कीमत ज्यादा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। वफाकी काबीना ने जो है वो बिजली के सारिफीन के लिए 3 रुपए 95 पैसे 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे से सारिफीन पर 1 साल में 3,274 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। ये इजाफी बोझ जो इतना ज्यादा है। इस हवाले से काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपए से 84 पैसे फी यूनिट तक करने की तजवीज़ की मंजूरी दी गई है। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 14 रुपए 16 पैसे तजवीज़ मंजूर। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही फिर जो नॉन प्रोटेक्टेड है वो 100 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे, 101 से 200 यूनिट के लिए 30 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। ये इसकी मंजूरी दी गई। उसके बाद 200 से 300 यूनिट वाले सारिफीन के लिए टैरिफ 34 रुपए 80 पैसे फी यूनिट, 301 से 400 यूनिट के लिए 34 रुपए 25 पैसे ये मंजूर की गई। और 401 से 500 यूनिट के लिए बुनियादी कीमत 39 रुपए 15 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। बिल्कुल। और 501 से 600 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बुनियादी कीमत 41 रुपए 36 पैसे, 601 से लेकर अगर बात करें 700 यूनिट वाले के लिए 43 रुपए 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बुनियादी कीमत 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, इसी हवाले से हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद अजमल, वो हमारे साथ मौजूद है। शायद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा, जिस तरह हमने डिटेल्स शेयर की हैं अपनी ऑडियंस के साथ, क्या कुछ है ये इतने ज़्यादा बिजली के पहले तो बिल आ रहे थे, उसके बाद हर दूसरे दिन कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है, कोई नई इजाफी रकम हमें देखने को मिलती है बिजली के बिल पे। देखिए, ये अभी 3 दिन पहले जिस तरह आपने देखा हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया है, अभी उसी तरह जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये बेसिकली IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं, और खासतौर पर जो नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जिसमें हम अभी जा रहे हैं, और शायद उस पर जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान इसी महीने के आखिर में जो है वो मुआहदा जो है वो करीब करीब पहुंच जाएगा। उसकी ये तमाम वो शराइत हैं जिनको पाकिस्तान ने फुलफिल करना है, जो IMF के साथ हम पहले से तय कर चुके हैं। उसी में हमने ये तय किया था कि हम बिजली जुलाई में यानी नए माली साल से बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको बढ़ाएंगे, और आप उसी का ये नताइज देख रहे हैं कि हुकूमत जो है ये स्टेप्स लेती चली जा रही है। आपने देखा इससे पहले एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट और ये दीगर चीजें होती हैं जिसमें ये किया जाता है, बिजली और गैस बिजली की कीमतें माहाना बुनियादों पर बढ़ती हैं, तिमाही एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये जो बढ़ाई गई है, ये जो बेसिक टैरिफ है उसमें इजाफा किया गया है। और जो ये बेसिक टैरिफ जो पहले तकरीबन 29 रुपए 37 पैसे के करीब था, वो अब 34 रुपए 70 पैसे के करीब हो गया है। और जब इस पर जब टैक्सेस लगाए गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मैक्सिमम जो कीमत है वो घरेलू सार्फिन के लिए 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट होगी, जो उसको अपने बिल के ऊपर पे करना पड़ेगी। इसमें घरेलू सार्फिन में 1 से 100 तक जो है उनके लिए जो है वो कीमतें हैं, जिस तरह अभी आपने डिस्कस किया है कि जो 1 से 100 तक इस्तेमाल करता है उसके लिए जो प्रोटेक्टेड है उनके लिए 3 रुपए 95 पैसे है,
50 यूनिट तक, इस तरह 7 रुपए 12 पैसे इसमें इजाफा किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन है वो 100 जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इसकी कीमत 23 रुपए 59 पैसे है, यानी 100 यूनिट का बिल जो है वो 2300 आएगा। इसी तरह जो 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी 30 रुपए यानी 100 यूनिट का जो उनका होगा बिल वो 3000 रुपए आएगा। तो यानी तो शायद इस सारी सिचुएशन में क्या 200 यूनिट तक इसको महदूद रखना ये पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि 200 तक तो चलो ठीक है, समझ आता है कि मुफ्त बिजली है, ये है वो है, लेकिन ये क्या मुमकिन भी है या नहीं? देखें 200 यूनिट तक इसको कंट्रोल तो सिर्फ सर्दियों के मौसम में किया जा सकता है। Exactly. इस तरह ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो 15 दिन होते हैं ये इंतहाई गर्मी और हबस के दिन होते हैं, जिसमें एक घर के अंदर सारा दिन पंखा तो लाजमी चलता है। ये नहीं हो सकता कि एक घर के अंदर जो है कमरे के अंदर बंदा बैठकर दिन को या किसी औकात में पंखा या रात को बंद कर दे। तो वो एक पंखा ही जो है वो 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है। अगर उसमें छोटी मोटी लाइट भी उसने ऑन करनी है और दीगर चीजें पानी के लिए बिजली की मोटर चलानी है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 200 यूनिट तक महदूद रहा जा सके। अगर इन तीन महीनों को हम छोड़ भी दें और अगले महीने में अगर कोई सारिफ जो है वो चला जाएगा 200 यूनिट पे वापस भी आ जाए तो उसके लिए और पाबंदी ये लगाई हुई है कि जब तक अगले 6 माह तक 30 सेकंड्स में हमें बताइएगा, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है, कि क्या ये जो इजाफे हैं और टैरिफ में इजाफा, कीमत में इजाफा, फी यूनिट में इजाफा, ये कुछ थमेंगे अवाम के लिए या फिर ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे? देखें पहले जिस तरह कहा जा रहा था ये जो IMF प्रोग्राम होगा ये पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन प्रोग्राम होगा और अवाम के लिए ये मुश्किल तरीन प्रोग्राम होगा। अगर पाकिस्तान ये प्रोग्राम करेगा तो पाकिस्तान को वो तमाम शराइत माननी पड़ेंगी जो IMF की तरफ से लागू की जाएंगी। उसमें टैक्सेस, आपने देखा है कि मौजूदा बजट जो है वो टैक्सेस का बजट है, उसके अलावा उसमें कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बताऊं, मैंने 2 दिन पहले ये खबर भी ब्रेक की है कि इसके अंदर जो दुबई लीक्स वाले हैं उनके लिए रिलीफ रखा गया है कि अगर वो अपनी जायदादें जो हैं वो क्लियर कराना चाहें तो वो उनको ठीक हो गया। शायद इंशाल्लाह मंडे को हम आपके साथ सेगमेंट करेंगे पूरे का पूरा। और यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया, हमें यहाँ पर इजाजत दी। तीनों ज़ात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे बरतानिया के इलेक्शन के हवाले से और हल्की सी खबर मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम निम्रा से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हुआ। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया और आगे निम्रा आप बताइए कि मैदान सारी सबसे एक ही लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन ली मेरे से। बड़े नहीं नाज़रीन आपके साथ कुछ शेयर करते चलिए, बताना है कि ये इलेक्शन किस तरह हुए, इलेक्शन होते कैसे हैं, बुनियादों पे लेबर को कामयाबी मिली, कंजर्वेटिव पार्टी शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा। चलें ठीक है, फिर मैं ये शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये नाज़रीन कबल इस वक्त इंतखाबात हुए थे, ऋषि सोनक ने इनका ऐलान किया था वक्त से पहले। और ये जो इंतखाबात है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐवान ज़ेरी की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल जो है वो हुआ। कल हमने पूरा दिन ये सिलसिला देखा है। वो अलग बात है कि हमारे वक्त का थोड़ा आगे पीछे क्लैश आता है यूके वगैरह के साथ। एनी हाउ 14 साल के बाद जी ये बड़ी तब्दीली आई है। लेबर पार्टी इस वक्त जीत चुकी है और पोल्स के मुताबिक ये प्रेडिक्ट भी वैसे यही किया जा रहा था कि ऋषि सोनक को, जो उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो कि वजीर आजम भी थे, तो उनको ये 14 साल जो इनका इक्तदार था वो खत्म हो सकता है, जो कि हो चुका है और लेबर पार्टी इस वक्त इक्तदार में आ चुकी है। 650 में से प्रोडिक्ट ये किया जा रहा था कि 450 नशिस्तें भी मिल सकती हैं लेबर पार्टी को, लेकिन आई गेस ये नंबर 373 का हुआ है फाइनल और लेबर पार्टी के जो है वो अब इस वक्त कामयाबी उनको मिल चुकी है। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त की वजह जो सबसे बड़ी कंसिडर की जा रही है वो ये कि उन्होंने सपोर्ट किया है इजराइल को पैलेस्टाइन के खिलाफ। तो जो भी जारियत हुई है इस वक्त फ़लस्तीन में, उसकी वजह से जो है अवाम वो काफ़ी नाउमीद हुए। 5 करोड़ वोटर्स थे जिन्होंने इस वक्त वोट कास्ट किया। सादा अक्सरियत के लिए 326 का ये फिगर है जो कि नीडेड होता है, जो कि ज़रूरत होता है हुकूमत बनाने के लिए, और इस वक्त लेबर पार्टी की हुकूमत बन चुकी है। तबरेज़ ओरा, ब्यूरो चीफ लंदन, हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। तबरेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निम्रा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताइएगा तबरेज़, जो नंबर मैंने बताया लेबर पार्टी के लिए 373 का वो सही है, और बाकी क्या अभी तक रिजल्ट सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल निम्रा, आप गलत कह ही नहीं सकती। आपने जो बताया है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और इस वक्त तक लेबर पार्टी जो है वो 373 के करीब नशिस्तें जो है वो जीत चुके हैं
और ऑफिशियली ऋषि सुनक ने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लेबर पार्टी को मुबारकबाद दी है। हाँ, ये कहा जा रहा वैसे था वैसे वैसे तबरेज़ साहब धांधली का इल्जाम नहीं शुक्र लगाया। है धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। मतलब बड़ी बात है एकदम से शिकस्त। इल्जाम वो इसलिए नहीं लगाया कि चूंकि यहाँ पर सिस्टम ही डिफरेंट है। मैं जब वोट कास्ट करने गया खुद, तो उन्होंने पहले मेरे से आईडी कार्ड मांगा। तबरेज़ साहब, वो सारी हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, इंतखाबात होते हैं, नताइज आते हैं, तो एक जो जमात होती है वो 5 साल के लिए हुकूमत करती है, अगले 5 साल में धांधली के इल्जामात से लड़ती रहती है। नहीं, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सिस्टम को कैसे मेंटेन किया हुआ है। That's मैंने amazing. वोट कास्ट करने किया तो उन्होंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दें। जब मैंने आईडी कार्ड दिया तो उनको मेरा सारा डेटा उनके पास लैपटॉप में मौजूद था। वहां Wow. से उन्होंने वो मेरी इंफॉर्मेशन देखी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप रजिस्टर्ड है। उन्होंने मुझे जो बैलेट पेपर दिया उसको उन्होंने स्कैन किया सिस्टम में। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इस पे मोहर लगाएं और जो बॉक्स है उसमें डाल दें। तो इसका कहने का मकसद ये है कि वो आप जब कभी भी आप चाहेंगे, जिस वक्त भी आप चाहेंगे, वो आप ट्रेस कर सकती हैं किसने और किसको वोट किया। तो इसलिए धांधली का चांस नहीं है, इसलिए कोई धांधली का रोना नहीं Very रहता। अच्छा good है। तबरेज़ साहब, ये मजा आ बताइए गया जिस सुन के भी। तरह निम्रा ने बताया आप कि गजा का कन्फ्लिक्ट था, इसके अलावा वहाँ पे इकोनॉमी के क्राइसिस भी थे, इमिग्रेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। सो अब क्या उम्मीदें की जा सकती है लेबर पार्टी से कि क्या ये सारे क्राइसिस वो दूर करने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक इशू नहीं था। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जी, बिल्कुल। बताऊं कि कोरोना से लेकर अब तक जो ये हुकूमती पार्टी थी कंजर्वेटिव, जिसमें मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर आते रहे और वो अपनी किस्मत आजमाई करते रहे लेकिन वो कामयाब ना हुए, उसकी वजह ये है कि वो पॉलिसी को टैकल ही नहीं कर पाए। उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि अवाम किस कदर नालां है। उसमें से आप ब्रेग्जिट देख लें, कोरोना देख लें, उसके बाद ये गजा वाली सिचुएशन थी, उसके बाद यहाँ लोकल हाउसिंग के क्राइसिस थे, उसके साथ जॉब्स के क्राइसिस थे। आए रोज जो है वो हड़तालें हो रही थी, आए रोज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, इवन के एयरपोर्ट तक जो स्टाफ था वो हड़तालों पे था। इनसे कोई एक चीज मैनेज नहीं हो पा रही थी। जो हालात जिंदगी थे लोगों के वो बड़े ही अबतर हो चुके थे। और आप यूं कह लें कि जो एक वर्किंग क्लास आदमी है उसकी जो लिविंग वेज थी उससे अखराजात डबल हो चुके थे। तबरेज़ साहब, एक थोड़ा सा आपको ये इस पॉइंट पे भी एड्रेस कीजिएगा कि जितना मैं उस चीज को पढ़ा है, मुझे लगता है कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया बिल्कुल संभल नहीं पाया। कभी एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है। आप देखते हैं कि लेबर पार्टी आगे क्या करेगी, क्योंकि ब्रेक्जिट से पहले इतने मामलात खराब नहीं थे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त इनको इतना एहसास नहीं था। इन्होंने बेसिकली उस वक्त आप यूं कह लें कि जो ऐलान किया था कि रेफरेंडम हम करवाते हैं और उसमें जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम वो करेंगे। वो रेफरेंडम आ गया हक में निकलने का, ये ब्रेग्जिट या यूरोपियन यूनियन से, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए ये समझा जा रहा था कि जो भी वज़ीर आज़म आते हैं वो नायल होते हैं या अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर सकते। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि वो एक इंडिविजुअल जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी नहीं, जो इनकी पूरी कैबिनेट थी, जो इनका एक हुकूमत करने का एक सिस्टम था, वो ही फेल था। तो यहाँ पर चूंकि जो दांव दांधली होती कोई नहीं है, ना तो कोई मार्शल लॉ आता है, ना कोई अदालत किसी को घर भेजती है, और तरीकाकार वही होता है इलेक्शन का। ये वक्त से पहले इलेक्शन भी करवाते रहे हैं, आवाम ने इनको 2-3 दफा मौका भी दिया है। हो सकता है एक वज़ीर आज़म अगर परफॉर्म नहीं कर सका तो दूसरा आके कर लेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे अब कबल वक्त इलेक्शन क्यों हुए हैं? ये इसलिए हुए हैं कि ऋषि को ये शक था कि अवाम मुझे दोबारा ही उसी तरीके से मैंडेट दे दी थी पहले जिस तरीके से दिया था। लेकिन इस दफा हुआ क्या कि इस दफा जो फलस्तीन वाला इशू था, जो इनकी पॉलिसी थी इसराइल को लेकर, वहां पर न सिर्फ मुसलमान वोटर लेकिन वो वोटर जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, जो बात करते हैं इंसानियत की, वो इनसे नालान था। मैं यही पूछने भी लगी थी आपसे तबरेज़ के, हमें मुस्लिम वोटर्स के बारे में बताएं कि कितनी तादाद थी उनकी, उनमें से कितने लोगों ने जो है वो वोट किया है? अच्छा जी, मुस्लिम वोटर्स जो है इसकी एग्जैक्ट जो फिगर है वो तो मुख्तलिफ बताए जाते हैं, लेकिन 3 मिलियन जी 3 से 4 मिलियन जो है वो वोटर ये बनते थे। और उसमें कुछ लोग जो है वो हुकूमती पार्टी टोरी से नालां थे, कुछ ये समझते थे कि लेबर ने भी कोई अच्छी पॉलिसी का मुजाहरा नहीं किया, उनकी भी लाइन ठीक नहीं थी। तो इसलिए हमारे जो मुसलमान कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, लेकिन ये वक्त से पहले लग रहा था कि लेबर ही जाएगी, क्योंकि लेबर ने मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने क्लियर भी किया था कि हमारी जो पॉलिसी है वो
वाज़ेह है वो ऐसी नहीं है जिस तरीके से लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। उसकी वजह ये बनती है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो हुकूमत और अपोजिशन में वो नोक जोक चलती रहती है। वो एक कहता है कि जिसने ये ऐलान किया, लेकिन सारी बातों के बावजूद यही था कि लोग ये समझते थे कि टोरी पार्टी जो है ये नाकाम रही है। बहुत बड़े बड़े आपने एहतजाज देखे होंगे लंदन में हमने देखे, और उसके बिल्कुल अलावा दूसरे शहरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग, मिलियंस में लोग निकले थे। तो ये लोगों और का उसमें मैसेज एक था। बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का भी होता रहा है तबरेज़। तो अभी वोटर्स के हिसाब से पाकिस्तानियों को भी खासतौर पे बताइएगा कि पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल थी, कितने तादाद में, रफली बताइएगा। कोई जीता जीता नहीं, वोट कूद भी ना सब यही तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, जो ऑफिशियली मेरे पास रिजल्ट है उसके मुताबिक यास्मीन कुरैशी जो है वो तो जीत चुकी हैं। उसके साथ हमारे अफजल खान है, वो भी मजबूत कैंडिडेट थे। लाजमी बात है, लेबर का तोती भी बोल रहा था, वो लेबर के टिकट पर थे। इमरान हुसैन थे, खालिद महमूद थे, नाज शाह थी, इसके बाद मोहम्मद यासीन थे, और ये टोटल 13 हमारे वो पार्लियामानी और लीडर यकीनन थे वोटर्स जो का भी पहले। एक बड़ा नंबर होगा तबरेज़। जी बड़ा नंबर होगा, पाकिस्तानी लेकिन मैं वोटर्स आपको मैं ये भी आपको बताऊं कि जिन एरिया से हमने मौजूद मेंबरान का नाम लिया है, वहां पर पाकिस्तानी वोटर्स और कश्मीरी वोटर्स की बड़ी तादाद है। लेकिन वहां पर हमने ये भी देखा है कि वो कश्मीर के काज को लेकर, उसके बाद फलस्तीन के काज को लेकर काफी मुतरक थे। और इवन के उन नॉर्थ एरियाज में, यहाँ पर ब्रेडफोर्ड है, लीड्स है, मैनचेस्टर है, हैलिफैक्स है, वहां पर लोगों ने इसराइली प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट कर रखा है। मतलब तो आप मुस्लिम अंदाजा मुस्लिम लगा सकते हैं। कैंडिडेट सर एक तरफ था, लेकिन कश्मीर का और गजा का इशू एक तरफ था, वो भी उनको फायदा दे गया। जी बिल्कुल फायदा दे गया, लेकिन वो साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे, जैसे मैं अगर इमरान हुसैन की बात करूं, ये शैडो मिनिस्टर भी थे और उन्होंने उस पॉलिसी की बुनियाद पर उस वक्त रिजाइन कर दिया था शैडो मिनिस्टर से। उन्होंने वो पॉलिसी को देखते हुए वो समझते थे ये नहीं है। लेकिन इसी तरीके से और भी काफी मेंबर थे जो जो मेन इशू थे गजा वाले कश्मीर पर, वो हमेशा स्टैंड लेते हैं, हमेशा बात करते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है वो अफेक्ट नहीं हुए। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर वो वोटर्स होते हैं जो पेड मेंबर होते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि फ्री में कारकुन बन जाते हैं। वहां पर जो भी कारकुन बनता है वो पैसे भी अपनी पार्टी, सियासी पार्टी को देता है। तो उसके साथ एक फ्लोटरिंग वोट होता है। तो वो जो पॉलिसीज को मद्देनजर रख के हर साल हर दफा जो इलेक्शन होता है उसमें जाते हैं। तो वो सारे ये समझते थे ये नाकाम हो चुके हैं टोरी वाले और रशी। कोई एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको वो जो है लेके। अच्छा, लेबर पार्टी के आने के बाद हाँ जी तबरेज़, ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि जैसे रिजल्ट्स तो अनाउंस हो चुके हैं, ऑब्वियसली अब जो एक कंजर्वेटिव पार्टी ऑपोजिशन में आ गई, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया। पाकिस्तान का तो हमने बताया आपको कि धांधली के फिर इल्जामात शुरू हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ये होता है। बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि बरतानिया में फिर उसके बाद अब किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी प्रोसीजर ये है कि आज शाम तक तकरीबन, आज फ्राइडे है यहाँ और 5 होगी या 5 जुलाई, आज शाम तक तकरीबन सारे रिजल्ट जो है वो कंपाइल कर लिए जाएंगे। और इसके बाद 45 वाले या 47 वाले? ये 45 है सिर्फ सर जी, यहाँ पर एक ही फॉर्म होता है, 47 वाला कंसेप्ट ही कोई नहीं है। तो वहां पर आप इवन के पोलिंग डे वाले दिन जो है ना लोग 15 घंटे मिलते हैं, मर्जी से लोग जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती, कोई बंदूकें आपको नजर नहीं आ रही होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इवन आप यकीन करें कि कोई एक सिंगल वाकया भी पेश नहीं आया कि यहाँ पर आपने सुना हो कि किसी ने किसी से बदतमीजी भी की हो। तो ये वहां पर सिस्टम है। तो वो आपको मैं बताऊं जी कि इनका पहला जो बाज़ाब्ता इजलास है वो 9 जुलाई को होगा। 9 जुलाई को जो 650 लोग पार्लियामान में आए हैं मुंतखब होकर, उनसे हल्फ लिया जाएगा और उसी दिन स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। और उसके बाद 17 जुलाई को ये यहाँ की जो है रवायत है कि जब नई गवर्नमेंट परफॉर्म होती है और उसके साथ नया पार्लियामानी साल का आगाज होता है, तो यहाँ पर जो किंग है, किंग बादशाह जो है चार्ल्स, या मलका पहले हुआ करती थी, अब चार्ल्स चूंकि यहाँ पर के बादशाह हैं, तो वो 17 को आएंगे, वहां पर वो खिताब करेंगे। तो जो पार्लियामानी साल है उसका बाकायदा जो और बाज़ाब्ता आगाज है। थैंक यू तबरेज़, थैंक यू वेरी मच। वो हो चुका है तबरेज़, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अपडेट करने के लिए। सो नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। अब बरतानिया में लेबर की हुकूमत बनने जा रही है जी अगले 5 साल के लिए, और ऑब्वियसली इसके पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में भी और फ़लस्तीन में भी बहुत सारे इसके असरात हो सकते हैं। अब देखते हैं, और दुआ भी यही होगी कि लेबर पार्टी फ़लस्तीन के लिए अपनी जो पॉलिसीज थी पिछली गवर्नमेंट की, कंजर्वेटिव पार्टी की, अल्लाह करे कि वो उसको तब्दील करे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चों के जो है वो पैदाइश के साथ ही दिल के कुछ मसला हो जाता है, दिल का कुछ मसला हो जाता है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू शो। अब कुछ कच्चे के इलाके की बात करेंगे। कच्चे के डाकुओं का नाम तो आपने भी सुना होगा। कनकोट के पुलिस स्टेशन थाना दुरानी महर की हदूद कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चेक पोस्ट दरर पर सुबह सवेरे 20 से जायद मुसल्ला डाकुओं ने हमला करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 एहलकार मौके पर ही शहीद, जबकि 2 एहलकार ASI अनवर चन्ना और जायद नसरानी जख्मी हो गए। ये हालात हैं कच्चे के जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और कच्चे के जो डाकू हैं ये भी एक मलेशिया बनती जा रही है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर फरमान अली। हम उनसे जानते हैं। फरमान, ये क्या कुछ हो रहा है कच्चे में? कच्चे में बहुत सारी खबरें कच्चे के इलाके से आती थी, अब तो वो थाने पे भी हमला करना शुरू हो चुके हैं। जी देखें, कनकोट की पुलिस ये थाना दुरानी मार का इलाका है कच्चे का, जहां पर कैंप पुलिस चेक पोस्ट पर ददड़ पर सुबह सवेरे 20 से ज्यादा जो डाकू थे वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से जो है ना मौके पर ही 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार का जो नाम है अल्लाह सज्जई और निसार अहमद कलवड़ है। शहीद जबकि पुलिस एहलकार हो गए और 2 जख्मी हो गए, उनको सिविल अस्पताल कनकोट मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद जो है ना SSP पुलिस की जानिब से जो है ना भारी नफरी कच्चे की तरफ रवाना कर दी और कच्चे में वहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में डाकू और पुलिस के दरमियान वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और एक बदनाम जमाना डाकू जो है नजीर उर्फ मवाली भयो मारा गया, जिनमें उस पर 25 से ज्यादा जो है ना मुकदमात भी दर्ज थे। और जो हिंदू ताजर थे 3, उनमें अगवा में भी वो मुलविस थे। कच्चे का इलाका ये मुसलसल जो है ना ये डाकू का गढ़ बन चुका है। कनकोट के शहरी जो है यहाँ पर महफूज नहीं है, वो खौफ में मुबतला हो चुके हैं। और मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कई बार यहाँ पर शहरी जो है ना सियासी, समाजी और हिंदू पंचायत की जानब से एहतजाजी धरने भी और रोड ब्लॉक भी किए गए हैं, लेकिन ऑपरेशन तो जारी है कनकोट के कच्चे के इलाके में, लेकिन अभी तक पुलिस को जो है ना कोई भी एक बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि ये कच्चे के जो डाकू हैं इनका कोई इलाज नहीं है? कोई सियासी पनाह है इनके पास, या कोई सियासी लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? कि आए दिन हम यही सुनते हैं कि कच्चे के इलाके में डाकू ने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब कि इनका तो वहाँ पे बाकायदा से राज चल रहा है। देखिए जी, ये जो कच्चे का इलाका है कश्मोर हेड कनकोट का, ये लोगो एरिया है। यहाँ पर जो है वडेरा निज़ाम भी है, तो यहाँ पर कच्चे के इलाके में और ये जो डाकू हैं सरगर्म हो जाते हैं, वो कच्चे से निकल आकर यहाँ पर पक्के में शहरी और मुसाफिरों को अगवा कर लेते हैं और उनसे भारी तावान भी तलब करते हैं। तावान न मिलने पर जो डाकू हैं काफी मुर्गियों की जो है ना वो वीडियो भी वायरल कर देते हैं उनके वर्षा को और पुलिस को, उनको तावान दिया जाए नहीं तो हम इनको मार देंगे। काफी मरतबा पुलिस चौकी पर ये वाकयात हो चुके हैं और पहले भी कश्मीर के गियलपुर की हदूद में डाकू ने हमला किया था, वहां पर भी 1-2 पुलिस एहलकार जो है ना शहीद हो गए थे। पुलिस का मुसलसल यहाँ पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन ऑपरेशन यहाँ तक जो है ना फोटो सेशन तक महदूद रह चुका है। कोई भी एक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है पुलिस की। और शहरी और सियासी समाजियों का यही कहना है कि यहाँ पर एक ग्रेड ऑपरेशन किया जाए रेंजर्स और फौज का, ताकि ये डाकू का खात्मा हो जाए। तब जाकर जो है ना कनकोट शहर और कश्मीर जो है ना यहाँ पर शहरी और जो कारोबारी हजरात है कुछ सुकून की सांस ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कच्चे के इलाके से हमें कुछ खबरें थी और बड़े तशवीशनाक हालात हैं। इसके अलावा अब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह निम्रा के मुताबिक ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन निम्रा अब सियासत भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं आपके साथ बैठता हूं, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज ज्यादा फेवरेट इसीलिए तो कहते हैं जो आपको ज्यादा पसंद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़े नामों को मेंटोर बनाने का फैसला। मोइन खान, इंजमामुल हक, सकलेन मुश्ताक अहमद, वकार यूनस, मिसबाउल हक, शोएब मलिक, यूनस खान, शाहिद खान आफरीदी, कामरान अकमल को बोर्ड में लाने का मिशन। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मुतअद्दिद साबिक कप्तानों को बोर्ड में काम करने की पेशकश शोएब मलिक का नाम भी शामिल है इसमें। जी हाँ, और 5 साबिक क्रिकेटर्स को चैंपियंस लीग में टीमों का मेंटोर बनाया जाएगा। 3 साबिक
कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिस तरह निम्रा आपने ये जिक्र किया कि शोएब मलिक भी यहाँ पे हैं, तो किसी शोएब और मलिक चीज के के लिए हवाले से आपको उनकी ये mentorship बताता चलूं कि शोएब मलिक अभी तक रिटायर नहीं हुए। यस, वो अभी तक रिटायर नहीं हुए और मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि शोएब मलिक साहब को यहाँ पे मेंटोर लाया बना जाए। और दिया जब जाए। शोएब- मैं इसीलिए आपसे उनका नाम बल्कि अलग से पूछा भी, एक तो ये और दूसरा ये कि उन पे मीम्स भी वैसे काफी सारी बनती Exactly. रहती है ना, तो वो बहुत सारे और निम्रा, सवाल भी जो आपका सवाल है ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। शोएब से जब इस सवाल किया गया कि क्या आपका अब नाम आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब आपका नाम ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो शोएब ने कहा कि देखें मैं अभी तक रिटायरमेंट नहीं लूंगा और स्पेशली T20 क्रिकेट में मेरे कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि मैं अचीव करना चाहता हूं। और वो माइलस्टोन उनका ये है कि क्रिस गेल से कुछ ही कम रन हैं ओवरऑल T20 क्रिकेट में उनके, वो उन जो रन हैं उनकी मजमूई तादाद को क्रॉस करना चाहते हैं। और साथ में शोएब मलिक इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। जिस तरह आपने कहा ना कि उनके हवाले से मीम्स भी होती हैं, तो शोएब मलिक को ये अंदाजा है कि मोहम्मद हफीज हो गए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो इस वजह से कि वो लीग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जब आपके सीने से पाकिस्तान का या इंडिया का या व्हाट्सएवर जो टैग उतर जाता है, उसके बाद लीग्स आपको नहीं बुलाती। सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता है पाकिस्तान से खेले ना खेले, उन्होंने जाके लीग्स खेलनी है। लेकिन यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब शोएब मलिक साहब को अब इस कमेटी में डालेंगे। तो ये बड़ी सर्जरी है हसनैन, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये कोई सर्जरी नहीं है। आपको मैं मेंटोर्स का नाम साबिक कप्तान, 6 कप्तानों का नाम है, 6 कप्तानों के नाम है और क्रिकेटर्स के नाम है। लेकिन निम्रा, मसला ये है कि ये सर्जरी नहीं है। ये तमाम तर वही लोग हैं जो कि पहले भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। इंजमाम उल हक साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, मिसबाह उल हक साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच रहे, वकार यूनुस साहब हेड कोच रहे, शाहिद खान अफरीदी कायम मुकाम चीफ सिलेक्टर रहे। सो कोई नया नाम नहीं है। ये सर्जरी भी नहीं लग रही हसनैन हमें। और ये आपको क्या लगता है कि मेंटोर्स को ले आने से आपकी जो लॉबिंग और जो हमारे असल मसाइल है ना क्रिकेट बोर्ड के, वो हल हो जाएंगे? क्योंकि इस तरह तो फिर हर बंदा अपने अपने बंदे लाने का, और वो जो मेरिट का एक मसला है वो मजीद बढ़ता चला जाएगा। मेरा पर्सनल हो ये रहा है कि मोहसिन नकवी साहब बेसिकली ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनवाया जाए और उनके पीछे खुद वो छुप जाएं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने वो रिस्पांसिबिलिटी उन पे फेंक देंगे, वो इजी हो जाएगा। एक वहाब रियाज साहब को लाया उन्होंने, वहाब रियाज साहब को लाया और उसके बाद वहाब ने परफॉर्म नहीं किया। अब वो वहाब को साइडलाइन करके इन तमाम बड़े नामों को लाएंगे और आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप का डिबैकल भी हम भूल जाएंगे, हम तमाम तर चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि ये बड़े नाम है। तकरीबन 6-7 महीने या 1 साल तक तो इनका सर्वाइवल हो जाएगा। फिर इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी निकल जाएगी, क्योंकि सर्जरी की बात हो रही थी तो सर्जरी तो हुई नहीं। और एक और ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जाएगा कि भाई ये तो अभी आए हैं मेंटोर्स और इनको कुछ टाइम तो दें परफॉर्म करने के लिए। वो उस टाइम में मजीद कोई नई चीज हो जाएगी, वो उसके पीछे छुपने की तैयारी तब तक मुकम्मल हो जाएगी। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने रेज़ किया। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताते चलूं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़ा एक और छेड़खानी कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ। तकरीबन 210 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको बेरोजगार करने का प्लान किया गया है। पहले तकरीबन 350 क्रिकेटर्स थे जो कि बोर्ड से तनख्वाहें लेते थे और वो डोमेस्टिक खेलते थे, रीजन्स खेलते थे। लेकिन अब उनको कम करके मेरे ख्याल 150 करने की कोशिश की जा रही है और वो मेरे ख्याल 210 पीछे बच जाएंगे। 200 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। सो ये जो डोमेस्टिक के साथ हम बहुत ज्यादा खिलवाड़ करते हैं, यहाँ से हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। मजीद तबाही की तरफ ही जा रहे हैं हम। हाँ, मजीद तबाही की तरफ, क्योंकि कोई कंक्रीट चीज होगी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा जब कोई कंक्रीट चीज होगी। बल्कि यार मुझे तो चलो स्पोर्ट्स का बड़ा नॉलेज है या मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करता हूँ। आप जिस तरह इतने वैलिड क्वेश्चन कर रही हैं, तो ये पूरी कौम ये क्वेश्चन कर रही है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक कंक्रीट चीजें नहीं होंगी आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अभी आगे भी बढ़ते हैं। ये कुछ क्रिकेट की खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करो, उस पर अब हम लोग कुछ अपना जो है वो गपशप भी लगाएं। अभी आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, अच्छा वैसे मुकद्दस औराक जो होते हैं कुरान पाक के हों या कोई भी अगर आपकी डिवाइन बुक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उनका अदब एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम सभी बहैसियत मुसलमान हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जब कभी इवन हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो बड़े अदब और एहतराम के साथ होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता कुरान पाक के औराक को शहीद वो हो जाते हैं, जो भी रीजंस होती हैं। तो इसी हवाले से महकमा पुलिस में 9 साल सर्विसेज के बाद इमरान कुरैशी हैं। ये वो शख्सियत हैं जो एक वेलफेयर फाउंडेशन का उन्होंने आगाज़ किया। हम उनके पास खुद गए थे और वहाँ पे हमने आप लोगों के लिए एक पैकेज रिकॉर्ड किया है। वो देखते हैं कि वो किस तरीके से कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं कुरान पाक की हिफाजत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले पुलिस में था, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में रावलपिंडी में।
तो जब मैं पुलिस की नौकरी कर रहा था मुझे तब से शौक़ था कि मैं कुरान मजीद के ये जो शहीद नुस्खे हैं उनको इकट्ठा करूं, क्योंकि अक्सर औक़ात हम रोड पे देखते थे डब्बे लगे होते थे जिनमें लोग मुक़द्दस अवराक डालते हैं। वो कई दफ़ा ना ओवरफ्लो हुए होते थे, वो नीचे पड़े होते थे। मैं दौरान ड्यूटी भी उनको इकट्ठा करता था और शाम को मैं अपने साथ घर ले आता था। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपने आप को इस काम के लिए वक्फ़ करूं, इतना मुक़द्दस काम है ये। हम जाते हैं मुख्तलिफ मसाजिद का विज़िट करते हैं, वहाँ जाके फिर हम मस्जिद में ऐलान करवाते हैं। जिन लोगों के घरों में कुरान मजीद पढ़े होते हैं वो जब मस्जिद में जमा करवाते हैं आके, फिर हम वहाँ से उनको इकट्ठा करके यहाँ पे ले आते हैं। इसी तरीके से हम पूरे पिंडी शहर के अंदर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पे जो लोगों ने वो डब्बे रखे होते हैं जिनमें लोग मुक़द्दस अवराक डालते हैं, हम उनको भी खाली करके लेके आते हैं, फिर यहाँ पे उनको महफूज करते हैं हम। उसके अलावा भी हम लोग जब शहर में एक राउंड अपना लगाते हैं मुख्तलिफ एरियों का, तो वहाँ पे भी अगर हमें कहीं से नज़र आए तो हम उनको भी कलेक्ट करते हैं, फिर उनको भी हम लेके आते हैं। हमारा बड़ा अच्छा ये फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, उसमें से जो सिपारे सही निकलते हैं, कुरान मजीद सही निकलते हैं, उसके अलावा अहादीस की किताबें जो सही निकलती हैं, तो फिर उनको हम साइड पे करते हैं। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होते हैं फिर उनको हम वहाँ पे भिजवा देते हैं। मेरी एक सोच होती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ, क्योंकि हमने क़यामत वाले दिन खुदा को भी जवाब देना है। बाकी दुनिया में जो भी हम काम करते हैं वो अपनी ज़ात के लिए होता है, तो हमें कोई ना कोई, हर मुसलमान को ऐसा काम करना चाहिए जिसका क़यामत वाले दिन आपकी बख्शिश का बायस बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वाली फील्ड चुनी, तो इसकी वजह से मैंने नौकरी को फिर खैराबाद किया, तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। तो हम इन कुरान मजीद को जो बिल्कुल शहीद होते हैं उनको एक दफनाने का एक सिलसिला करते हैं। 25 से 30 फुट गहरा एक खड्डा बनाते हैं, उसमें फिर जो साफ़ कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में उन कुरान मजीद को प्लेट के बड़े इज़्ज़त एहतराम तरीके से हम उनको, जिस तरह इंसान को दफनाया जाता है ऐसे हम इसको जो है ना दफना देते हैं। हमारा ये प्लान है कि हम लोग इंशाल्लाह वक़्त आने पे तमाम शहरों में छोटे छोटे कुरान सेंटर के नाम से अपने मतलब कि मसाजिद टाइप से हम बनाएंगे, जिसका ये तरीक़ाकार होगा उन एरियो में हम शहीद कुरान मजीद और इस तरह की चीज़ें इकट्ठी भी करेंगे, और साथ यतीम बच्चों और जो गरीब बच्चे हैं उनको दीनी तालीम के साथ इंशाल्लाह उनको दुनियावी तालीम भी हम फराहम करेंगे। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत ये रिपोर्ट थी। और देखिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी, और ये नेक काम कर रहे हैं, और इस काम को एक्सटेंड करने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा काविशें कर रहे हैं। और यहाँ पर ख़वातीन और ज़ात वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह की सोच में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल एक और जो चैलेंज है हम सब के लिए वो ये कि बच्चों की दिल की पैदाइशी बीमारी आजकल हम देख रहे हैं, और हमने सोचा कि आज इस पर डिस्कशन की जाए कि ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर दिल की कोई ना कोई बीमारी लाहक होती है, और इस बीमारी में दिल की साख्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका काम करना, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें कोई ना कोई गैर मामूली तब्दीलियां शामिल होती हैं, जो कि मुतासिरा बच्चों और फिर उनके ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और उस बीमारियों को एक तो डायग्नोज करना, फिर उससे डील करना, और इतनी छोटी सी उम्र होती है। तो ये सारे मसाइल हम देखते जा रहे हैं कि ये इसकी जो केसेस हैं दिल की बीमारियों के बच्चों में, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हसनैन हमें किस तरह ज्वाइन किया जी? जी हाँ, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह निम्रा ने इंट्रो में बताया, ये जो पहले तो हम सुना करते थे कि बुजुर्गों में बीमारियां होती हैं, और बुजुर्ग लोग जो 50 प्लस या 60 प्लस होते हैं उनमें जाके हार्ट अटैक की बीमारी होती है, लेकिन अब बच्चों में भी ये बीमारियां होती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें अब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, या क्या वजह है? बिल्कुल, जिस तरह से अडल्ट्स के अंदर आपने डिस्कस किया कि ये बीमारियां मोस्ट कॉमन है, तो चिल्ड्रन की मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है एज एन एडल्ट डिजीज़ से। इस तरह से कि जो अडल्ट्स में डिजीज़ आती है, कार्डियक डिजीज़ या हार्ट के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आपके पास एक्वायर्ड होते हैं, किसी न किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाएंगे, डाइट की वजह से हो जाएंगे, या लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है हमारे पास चिल्ड्रन की एज जो हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 12 ईयर। इसके अंदर बच्चे का इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कम होता है। ज़्यादातर
ये कंजेनिटल डिजीज़ है जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ ही बच्चे के हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ मेल फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से लेटर ऑन वो हमें डिजीज़ बच्चे के अंदर मिलती है। अब इसमें है ये कि ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ बच्चे में एक हार्ट के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। जैसे सम टाइम हमारे पास वाल्व्स फंक्शनिंग नहीं होते, कभी आर्टरीज वेन्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उससे जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है, लेकिन वो चीज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ डिटेक्ट नहीं होती क्योंकि सम टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। लेटर ऑन एज में जाके जब बच्चा फंक्शनल होता है, भागना दौड़ना शुरू करता है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम पे फिर फटीग या उसके पाल्पिटेशंस, हार्ट का बार बार ज़्यादा बीट करना या थक जाना, इस तरह के सिम्टम्स जब आना शुरू होते हैं तो फिर पेरेंट कंसर्न करते हैं डॉक्टर्स के साथ और उस पर फिर इको वगैरह पे डिटेक्ट हो जाता है कि ये हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह और ये से। बीमारियां होती कौन कौन सी, मतलब वो जो आजकल नॉर्मल हो चुकी हैं? मोस्ट कॉमन तो हमारे पास जो होती है ये वाल्व्स की प्रॉब्लम्स ही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बाय बर्थ जो है ना वाल्व्स ब्लॉक होते हैं या लीकेज हो रहा होता है, सम टाइम ब्लड लीक कर रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है, आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में उसको पंप करने में प्रॉब्लम होता है हार्ट बिल्कुल को, ऐसा ही है। हार्ट कैन नॉट फंक्शन। ऐसा ही आपको पता है हार्ट में 2 तरह का ब्लड होता है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। कुछ हमारे पास हम आम जुबान पे कहें तो साफ खून गंदा खून वाला जो हिसाब होता है, तो अगर हार्ट के वाल्व में कहीं लीकेज है ना तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स होने लग जाते हैं। तो जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो वो फिर लेटर ऑन कुछ डिजीजेस काज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सर्कुलेट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह। तो फिर बच्चे को वो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, फिर वो सांस में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम यही है कि बच्चा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं ले पा रहा, थोड़ी सी एक्टिविटी। फर्स्ट सिम्पटम बाय द वे कि आपकी जैसे ही आप रियलाइज करो कि इस बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, सो इट कुड बी लाइक दैट, तो पेरेंट्स को फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए, या उसके कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। इतना ये भी अक्सर ऐसे भी होता है ना कि इतनी बड़ी बात हुई थी हम परेशान ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हमारा मकसद यहाँ पे नाज़रीन आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ गाइड करना है। बिल्कुल इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। Exactly, that's my तो point. हमारे पास जो सबसे फर्स्ट सिग्नल या फर्स्ट साइन होता है वो होता है एक्टिविटी रिलेटेड हार्ट का प्रॉब्लम। मतलब एक बच्चा है जो कि उठता फिरता है, चलता दौड़ता है, तो फिर उसको पाल्पिटेशन, दिल धड़कता हुआ महसूस होता। आम जुबान में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बाहर से धड़क रहा है। हाँ, तो वो चीज़ सिम्टोमेटिक होती है आपके साथ जी। तो वरना अगर बच्चा ले डाउन है, बेड के ऊपर है और उसको सांस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसे पल्मोनरी कंडीशन से रिलेट करते हैं कि लंग्स का कोई इशू हो सकता है, वो निमोनिया वगैरह कोई निमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जेनेटिक भी होता है कि मोस्ट कॉमन रीजन इसका जेनेटिक ही होता है। डिफरेंट रीजंस होते हैं, एनवायरमेंटल या यूजेज बेस्ड भी होता है, लेकिन इन एरियाज में जो है एनवायरमेंटल का मैं समझी नहीं, एनवायरमेंटल कॉजेस क्या है इसके? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पोल्यूशन वगैरह, पोल्यूशन भी हो सकती है, लेकिन एनवायरमेंटल इस तरह से है कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है मदर्स की, तो उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीजों की तरफ इतना फोकस नहीं होता, बेबी हेल्थ की तरफ फोकस नहीं होता। ऑल्दो दे आर मोर डेवलप्ड देन अस, लेकिन हमारे ठीक इसमें डाइट और ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं एनवायरमेंटल में जो आप काउंट करवाना चाह रही हैं। इन एरियाज में मोस्टली जेनेटिकल काज होते हैं। जेनेटिक है, ओके ठीक हो गया। इस कॉज को मतलब बहुत से नाज़रीन हमें सुन रहे होंगे, ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? ओवरकम किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्थ केयर के साथ। आप अपने प्रोफेशनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें, और साथ बाय हार्ट बीट तो चेक होती रहती है, मोस्ट कॉमन थिंग है जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक कर रहे होते हैं, तो उससे भी कुछ आइडियाज हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमन जब बच्चा आफ्टर बर्थ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग बर्थ हो गई आप चेंज नहीं कर सकते ना इसको, ऐसे ही है। आप हार्ट के स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की अच्छे से असेसमेंट हो जाए, ताकि नियरेस्ट मोस्ट हमें पता चल जाए कि इस टाइम पे ये डिजीज़ है, बजाय कि हम 7-8 साल का वेट करें और बच्चा सिम्टोमेटिकली प्रॉब्लम्स के साथ चलता रहे, तो उसकी ग्रोथ और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है ना। एक बच्चा जो वर्किंग नहीं है, अब आपने देखा होगा वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो वो स्कूलिंग भी नहीं कर सकते, चलना फिरना भागना दौड़ना क्योंकि है ही नहीं उनका, वो नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते। तो अगर हमें अर्ली ऑन एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाता है ये, तो उसके लिए हमारे पास फिर ऑप्शंस होते हैं कि हम फौरन सर्जरी या किसी भी तरीके से। अच्छा, एक तो आपने बताया कि जो उसकी साख्त है उसमें ये हो सकता है कि जो वेल्व्स होते हैं दिल की, जो नाज़रीन आपको आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो नालियां वगैरह जो होती हैं वो बंद है। अच्छा, दूसरी ये भी तो हो सकता है ना आर्टरीज वगैरह, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक तो गंदे खून की हो रही है, उसमें आर्टरीज डिसलोकेट भी हो सकती है, ऐसे कोई बीमारी होती है? डिसलोकेटेड नहीं होती, लेकिन उनमें होल्स हो सकते हैं, आपके प्रेशर ज्यादा होता होगा, बिल्कुल हो सकता है, इस तरह की बीमारियां। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी चीज से डायग्नोज हो सकती हैं, मतलब पेरेंट्स को अब ज़ाहिर है उनको ये तो नहीं थोड़ी पता है कि अंदर आर्टरीज ब्लॉक्ड है या नहीं है, तो उसके लिए उनको जज करने के लिए सिर्फ वो सांस वगैरह को ही नोटिस कर सकते हैं।
मोस्ट कॉमन जो स्टार्टिंग आपके पास सिम्टम्स आते हैं ना, इन वो सब के यही भी है, मतलब यही palpitations conditions हैं आएंगी और आपके सबका, सामने। क्योंकि प्रॉब्लम हार्ट का, और हार्ट का काम ब्लड पंप करना है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब पंप ठीक नहीं होगा, तो फिर आपके पास यही प्रॉब्लम्स आएंगे। और जो हार्ट अटैक वगैरह, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो भी इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की वो भी ब्लड हो सकते हैं, क्लॉटिंग की बच्चों में हो वजह से सकता होती है। है। बच्चों में नहीं होता, रेयर होता है, अगर किसी में बच्चों That's में rare. अरेस्ट वगैरह आ जाता है। ठीक है। हार्ट अटैक के लिए जो है ना, आपको हाँ, वो थोड़ी एज myocardial के लिए जो है infarction वो है। ये बताइएगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनके मतलब कितने % होते हैं इस तरह के केसेस? अगर लेट सपोज आप एक अंदाजा लगा लेंगे 100 बच्चा है, तो उसमें से कितने लड़कों में 1 in बच्चों में? every 1000 जो है ना, ये हमारे पास अच्छा, एवरेज है, very इस rare, टाइम से very rare, rare है। very rare, very rare। लेकिन फिर भी हमारे पास, क्योंकि ये एक्यूमुलेट करती रहती है, फिलहाल हमारे पास कोई 60,000 प्लस बच्चे इस तरह हैं जो वेटिंग में हैं फॉर द सर्जरीज। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम तो इजी है कि हम डिटेक्ट कर लें कि बच्चे को प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के इलाज की तरफ जब जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ज्यादा ठीक। हमारे लिए बन जाता है। बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे हमारे पास कार्डियक सर्जन्स, सेटअप्स, ये चीजें थोड़ी लिमिटेड अच्छा, है। इसकी क्योर क्या है? क्योर इसकी एक तो सर्जरी, मोस्ट कॉमन सर्जरी ही है, और अल्टीमेट हल भी सर्जरी ही है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो जो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है उसे आप सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने बताया कि इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं। अब ये वो चीज़ें, चले कुदरती तौर पे एक चीज़ हो जाती है, दैट्स डिफरेंट, लेकिन हमारी अपनी गफलत से तो कोई इस तरह का मसला ना हो ना हमारे बच्चों में। तो ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं दिल की बीमारी के लिए? अगेन आई सेड दिलों, तो ये दिल की बीमारियों के लिए जो बच्चों में ये जो मसले बनते हैं, इसके लिए औरतों को खुद कितना ख्याल रखना चाहिए? इसमें औरतों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इस तरह से कि आपकी डाइट अफेक्ट कर रही है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे एरियाज़ में बिलोंगिंग है जहाँ पे आपके पास मिनरल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी है, या खाना पीना ठीक नहीं है, ये तो एक रीज़न हो गया। लिमिटेशन एक चीज़ होती है, एक्सेस में भी आपको मिल रही होती है। जैसे कि आप फास्ट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपके डिफरेंट लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन है हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है। वैसे ही गेस्टेशनल डायबिटीज मोस्ट कॉमन है, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इवन गेस्टेशनल डायबिटीज इज द वन ऑफ काज फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अच्छा, बच्चे में मदर को डायबिटीज हो रही है, तो उसकी वजह बच्चे को ये अफेक्ट कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो शुरू में जिक्र किया था कि यूरोप वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो मतलब पाकिस्तान में ये केसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। यूरोपियन कंट्रीज में इन केसेस की क्या तादाद है? उनकी तादाद इसलिए है कि उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा है। एक तो वर्किंग और ज़्यादा है, अल्कोहल का आपने बता दिया, फास्ट फूड तो वहाँ पे आपको पता है कि 3 टाइम पे वो यूज करते हैं। हम तो फिर देसी खा लेते हैं भाई, हम तो कभी कभार फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। और फिर कुछ इसका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी है ना, कि आपके पास जो रेसेस में ये चीज़ चल रही होती है, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, फिर कुछ हिस्ट्री होती है आपके पेरेंट्स की या फैमिली की, तो उसके साथ भी चल रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन की टर्म यूज की जाती है, ये टर्म क्या है, इसको हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें, और क्या पाकिस्तान में इसका रुझान है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कार्डियक डिजीज के साथ, नॉट ओनली डिजीज फॉर एथलेटिक पर्सनस टू। ठीक है, हमारा जो बेसिक काम है वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के ऊपर ही काम है। AFIC के साथ भी हमने काम किया CMH में, तो उसमें अभी मेरी रिसेंट मोस्ट एक रिसर्च भी गुजरी जिसका काम कार्डियक रिहैब के ऊपर था। दैट वाज अवार्डेड बाय रशियन हेल्थ, अच्छा रशियन साइंस कॉलेज जो है वो हमें अवार्ड भी मिला इसके ऊपर। तो बेसिक उसमें बात ये है कि वो बच्चा जिसकी सर्जरी होनी है हार्ट की, हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस बच्चे के हार्ट को पहले सर्जरी को बियर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसको स्ट्रेंथ दी जाती है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक हमारे पास अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट थिंग्स आती हैं। इसमें एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, बच्चे की सारी डाइट है, कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, मेंटली प्रिपरेशन की जाती है, एजुकेशन है। पहले तो काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की फैमिली को, बच्चे को खुद भी काउंसिल किया जाए कि उसके साथ होगा क्या और आगे उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसको उसकी बीमारी के बारे में फैमिली को मोस्ट कॉमनली बताया जाता है। लेटर ऑन फिर उसके बारे में फिर जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी को बियर करने के लिए हमारे पास 3 फेजेस में ट्रीटमेंट दिया जाता है, फेज़ 1, 2 एंड 3। और फेज़ 1 तो पाकिस्तान में फिर भी है, 2 एंड 3 के ऊपर काम बहुत लिमिटेड है। तो अभी हमारा इंशाल्लाह न्यू ईयर फ्यूचर में यही काम है कि हम गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया कमल आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप सो कि आप सबने से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अच्छा हसनैन, आपको पता है हमारे
जो रिपोर्टर हैं कश्मीर से रिजवान अब्बासी साहब, वो इंतहाई अहम रिपोर्टर हैं, ऑब्वियसली हमारे एबीएन का सासा है। उन्होंने हमसे एक बार वादा किया था कि वो हमें वादी लीपा लेकर जाएंगे, लेकिन वो अकेले चले गए। तो और उन्होंने वहां जाके कुछ ना कुछ लेके जरूर आए, बिल्कुल। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे और आपके लिए नहीं, वो नाज़रीन के लिए भी लेकर आए। वादी लीपा की सैर की है रिजवान अब्बासी ने, और वो चाहते हैं कि हम भी वो सैर करें। सो मिल के अभी सैर करते हैं वादी लीपा की। वादी लीपा गहरे सरसब्ज जंगलात से घिरे पहाड़ों में मीलों दूर तक फैले तह दर तह नायाब सुर्ख चावलों के खेतों के साथ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ऊंचे पहाड़, शमसबरी का नजारा, बहते ठंडे पानी के चश्मे लीपा आजाद कश्मीर के कुदरती हुस्न में चार चांद लगा देते हैं। इस बार सियाहों की बड़ी तादाद ने वादी लीपा का रुख करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के व्यू बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर हमें ये करना चाहिए कि कश्मीर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इस जैसा इलाका मैंने बहुत कम ही देखा है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के लोग भी अच्छे ही तकरीबन, मालूमात के अलावा बाकी लोग ठीक हैं। मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ के। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से वादी लीपा का जमीनी फासला तो ज्यादा नहीं, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों और आइन लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने के बाइस 4 से 5 घंटों का सफर है। आजाद कश्मीर की बड़ी आबादियों वाली वादियों में शायद ये वाहिद वादी है जहाँ बराह रास्त आमदोरफ्त का कोई जरिया नहीं। बहुत ही टूरिस्ट आ रहा है और बड़े एक्साइटेड मोमेंट इस वक्त हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब्जा और ये चिश्मे और ये ठंडी हवा बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रही है। तो लोगों से अक्सर बात होती रहती है, वो कहते हैं जी कि ये जन्नत नज़ीर वाक़या हमने सुना था तो आज आंखों से भी देख लिया। वादी लीपा में सियाहत के बढ़ते रुझान को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में तामीरात के लिए बेहतरीन पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि पुरअफ़ज़ा सियाहती मकाम लीपा आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों की नजर न हो जाए। तो रिजवान अब्बासी साहब का इतना खूबसूरत पैकेज है, लेकिन मैं दोबारा करूंगी, मैं बनता है भाई। रिजवान अब्बासी साहब, आप खुद अकेले घूमकर आ गए हैं वादी लीपा। इतने सारे वादे किए थे, आपने पूरे नहीं किए, और हमने ऑन एयर आपसे शिकायत की क्योंकि आपने अभी अपने वादे पूरे कर रहे हैं। शायद ये पैकेज हमने चला दिया, ये बड़े दिल की बात है। ये बड़े दिल की बात है, हमने मतलब ये आपका पैकेज चला दिया। फिर भी हमने सोचा कि चले अच्छा अभी हम लोग शिकवा आपसे ऑन एयर करेंगे, इसलिए अभी हमारा शिकवा एक्सेप्ट कीजिएगा और हम आपके साथ वादी लीपा अगली बार चलेंगे, फिर वहां से अपने नाज़रीन को रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। अभी ब्रेक पे शामिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? यहाँ पर वक्त तो अच्छा आता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, आज जुमे का दिन है निम्रा, तो कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिसका क्या मतलब है हम बाकी अच्छी बातें नहीं करते? नहीं, मतलब दीन के हवाले से कुछ बातें करनी चाहिए। वो बातें सबसे अच्छी होती हैं। इंसान की जिंदगी में बाज ऐसे मौके भी आते हैं कि जब उसे अपनी या अपने मुतालिकीन की आइंदा दिनों की ज़िंदगी के मामलात से मुतालिक ऐसे फैसले करने या इक़दामात लेने में होते हैं जिनके नताइज मुस्तकबिल के पर्दा गैब में छुपे होते हैं, कंफ्यूजन होती है, और जिनके बारे में वो नहीं जानता कि मुस्तकबिल में उन फैसलों और इक़दामात के नताइज उसके हक में कैसे होंगे, बेहतरीन या फिर बदतरीन होंगे, और वो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार होता है। और इस कैफियत में और ये कैफियत अक्सर औकात अक्सर लोगों के साथ होती है, और वो एक ज़हनी कश्मकश में होता है कि क्या फ़ैसला करे, और इसका इस्लाम में क्या हल है। डेफिनेटली इसके हवाले से बात करेंगे और इस्तिखारे के हवाले से बात करेंगे। आज बेसिकली हम इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती असद साहब। मुफ्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, इस्तिखारा जो है इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा। दीन इस्लाम में जितना भी हम इस्लाम की किताबों के ऊपर नज़र डालते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि छोटे छोटे काम के लिए भी आपको इस्तिखारा करना चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए। इसकी कितनी अफादियत है और क्या इस्तिखारे को हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आपने शुरू में बहुत खूबसूरत बात बताई कि बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह ताला से खैर तलब करें। जब भी कोई आदमी कोई इक़दाम लेता है तो उसमें 2 काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला काम ये है कि आप किसी से मशवरा लें, इस्तिशारा इसको कहते हैं। दूसरा काम ये है कि आप अल्लाह ताला से पूछें, इस्तिखारा।
इसलिए कि मुस्तकबिल का हमें नहीं इल्म है। बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं जो हमारे लिए मुस्तकबिल के लिहाज से बुरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी होती हैं जो कि अंजाम के लिहाज से अच्छी होती हैं। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि सहाबी फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की दुआ इस तरह से याद करवाते थे जिस तरह कुरान मजीद की कोई सूरत एक एक लफ्ज़ जिस तरह, बिल्कुल, कि यानी अहमियत बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कभी आपने कर लिया कभी नहीं किया। और अफसोस के साथ कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों से निकल गई है। हम बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं, उसके बारे में ना किसी से मशवरा करते हैं, ना अल्लाह ताला से खैर तलब करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है सिर्फ शादी के मौके पे जाके हम इस्तिखारा कर रहे होते हैं। हर बार रिश्ते के मौके पे, शादी तो दूर हो गई, वो शादी के लिए ना, रिश्ते के मौके पे हर चीज़ में इस्तिखारा होना चाहिए। बल्कि आप देखें, एक हदीस मुझे याद आई, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह का पैगाम भेजा तो अब इसमें यानी किसी खातून के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुझे टाइम दे, मैं अपने रब से पूछ लूँ। और उन्होंने इस्तिखारा किया और उसके बाद उन्होंने हाँ की, इसलिए कि हो सकता है कि हुजूर की आकद में अहमियत है कि कितने यानी बज़ाहिर वो काम बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि हुजूर की आकद में आके मैं उसके हुकूक अदा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए हर चीज़ में इस्तिखारा कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटे मामलात क्यों ना हो। उसके लिए तरीक़ा तो ये है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और अभी आपने 1 मिनट में फ़ैसला करना है तो आप अल्लाह मखिरली वख्तरली अल्लाह ताला से आप उसी वक्त दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर दे। बिल्कुल। तो जब आप अल्लाह ताला पर उसका फ़ैसला छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला फिर मुदब्बिरुल उमूर है, आपके लिए बेहतर फ़ैसला करते हैं। और अल्लाह ताला, और ये सबसे आसान दुआ है जो इस वक्त आपने बताई, हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ताकि वो लिख भी ले अगर कोई मुझे ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जब हम किसी मुश्किल में हैं और हमें अल्टीमेटली फ़ैसला करना है तो अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली हमें 1 दफ़ा पढ़ना चाहिए, 7 दफ़ा पढ़ना चाहिए, और उसके बाद क्या, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना, गर्ज़ा के ख्वाब में आ जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो दिल में आ जाता है कि आपको ये काम करना है या नहीं। दुआ तो है अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ करते थे तो वो 3 दफ़ा रिपीट करते थे। उमूमी मामूल ये था। तो इसलिए ये तो आपका अल्लाह ताला के साथ मामला है कि कितनी दफ़ा आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। एक दुआ ज़िक्र के तौर पे भी कर सकते हैं। जो उसका सबसे अहम तरीका ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके वज़ू कर लें, फिर 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ लें जिस वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने दुआ करनी है, और दुआ के जो बाकी शराइत हैं कि आप बिल्कुल तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर दिल को मुतवज्जे करके आप दुआ पढ़ेंगे। फिर वो अरबी की दुआ है, अगर वो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुक बिइल्मिक व अस्तक़दिरुक बिक़ुदरतिक, बेहतर तो ये है कि आपको ज़ुबानी याद हो। अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है तो सुन्नत जो दुआ होती है उसकी कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसको किसी पेपर पर लिख के उससे पढ़ लें। अगर तो गूगल पे मिल जाती है, ऐसा नहीं दुआ इस्तिखारा लिखे तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुक वाली ही दुआ सामने आती है, बिल्कुल वही सामने। अगर वो भी आप किसी ऐसी जगह पर है कि वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर आप अपनी ज़बान में दुआ मांग लें कि अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप मुस्तकबिल का इल्म रखते हैं, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मेरे पास कुदरत नहीं है। फिर आप उस चीज़ का नाम लेंगे कि अल्लाह मैं ये फ़ैसला करने जा रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिहाज से अंजाम के लिए लिहाज से बेहतर है तो इसको मेरी तकदीर में लिख दें। बिदीनी व दुनियाया व माशी व आक़िबत अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली। और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है दीन और दुनिया के लिहाज से तो उसमें फिर बहुत अच्छी बात, फ़स्रिफ़ अन्नी की इस चीज़ को मेरी तरफ से पहले, और वक़्दुर ली अल खैर हैसु काना, मेरे लिए बेहतर फैसला कर दे, तुम अर्ज़नी भी, फिर उसको मुझे उस पर राज़ी भी कर लीजिए। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। आप उसका तर्जुमा सीख लें, फिर आप उसको अपने अल्फाज में। एक और कन्फ्यूजन होती है कि जब आप इस्तिखारे के लिए खड़े होते हैं तो वो जो मकसद है वो तो आपने डेफिनेटली जब 2 रकात नमाज़ इस्तिखारा करेंगे तो वो मकसद आपके दिल में होता है। वो जो हाज़ल अम्र के ऊपर वो सोचना, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन नीयत तो उनकी एक ही होती है। देखें, जिन लोगों को अरबी आती है वो तो उसका नाम ले लेते हैं। हाज़ल अम्रा की जगह पर आप कहें कि ये नौकरी है, ये शादी है, ये मामला, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतनी अरबी नहीं आती, तो इसलिए हाज़ल अम्रा कह के वो मामला जहन में लाना चाहिए कि ये मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला तो पता है दिल में असल में क्या है। फिर एक अहम चीज़ ये है कि उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए बेहतर है। तो हम लोग जो है ना ख्वाबों के इंतजार में बैठे होते हैं। ख्वाब ज़रूरी नहीं है, यानी ख्वाब एक उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बशारत होती है, कभी कभार हो सकता है ईमान पे। यानी इसका मतलब ये कि उसके बाद आप ये अकीदा रखें कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर फैसला करेंगे, फिर आप कोई वो काम कर गुजरें। और कभी ये होता है कि आप एक काम करना चाहते हैं, बिल्कुल हो रहा होता है, और उसमें आखिरी पॉइंट पे जाके कोई ऐसा हर्डल आ जाता है कि वो नहीं हो पाता, तो फिर आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें कि आपके लिए बेहतर हो जाता है। अगर वो चीज़ आपके नाज़रीन आपके हक में बेहतर होती है तो वो आपका दिल उसके लिए मुतमईन हो जाता है, वरना कोई ना कोई ऐसा बहाना बनता है कि वो चीज़ डिले हो जाती है, वो नहीं होती है। ये भी आपके लिए इशारे आपको अगर समझना चाहें तो हो सकते हैं। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ, बिलाल, उनसे बातचीत करते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिलाल बताइएगा अपना सवाल प्लीज। जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है
कि इस्तिखारा करते वक्त जब इंसान खुद इस्तिखारा करता है तो उसे काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है। उसकी वजह ये है कि वो एक रात तो उसको वो अलामात दिखाई देती हैं, मतलब सब्ज़ा वगैरह या इस तरह की, जिससे अल्लाह ताला की रज़ा उसको समझ में आती है, लेकिन अगली ही रात अगर वो सोए तो उसमें उसको डिफरेंट और उसके बरक्स चीज़ें दिखाई देती, तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है या नहीं। तो इस हवाले से मैं मुफ्ती साहब की राय जानना चाहूँगा कि इस पे वो क्या कर सकता है। देखिए, इसमें अहम बात यह है कि जब आप इस्तिखारा करें तो इस्तिखारा एक दफ़ा नहीं होता, अगर उसके बाद नहीं 7 दफ़ा भी ज़रूरी नहीं है, यानी जब तक आपका दिल मुतमईन न हो। आपने एक दफ़ा किया, आपका दिल अब भी तज़ब्ज़ुब में, आप दोबारा कर लें, फिर आप कर लें, और उसके बाद जिस तरफ आपका दिल मुतमईन होता है वो काम कर गुजरें, आप इस इंतज़ार में नहीं है। असल में ख्वाबों का मसला ये होता है ना कि रात को जिस चीज़ के बारे में मुसलसल सोच रहे होते हैं वही चीज़ें ख्वाब में आ रही होती हैं, आप जा रहे होते हैं, उसको इशारा कंसिडर करते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जब तक आप तज़ब्ज़ुब में हैं तो आप मुसलसल इस्तिखारा करते जाएं और फिर उस तज़ब्ज़ुब से निकलें, वो काम करें और उसमें अल्लाह ताला फिर खैर डालेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा कि सिर्फ रात को इशा के बाद नहीं, बल्कि जितना मैंने इसकी रिसर्च की, आप जोहर के बाद भी कर सकते हैं, आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, और आप इशा के बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये तवातर के साथ करना चाहिए, और इसमें ख्वाब लाजमी नहीं है, इसमें आपका दिल उस तरफ राग़िब होना लाजमी है। असर और फजर के अलावा तीनों नमाजों के साथ पढ़ सकते हैं। फिर उसमें दुआ की कबूलियत के औकात हैं, जैसे जुमे के दिन असर की नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तो आप बेशक नफल नमाज पहले पढ़ लें, दुआ बाद में कर लें, या उसके अलावा तहज्जुद के वक्त में दुआ कबूल होती है, तो उस वक्त आप दुआ मांगिए और मुसलसल मांगते जाएं। और फिर जो है ना, हमने हर काम दूसरों को सौंपे होते हैं, हम फिर ऑनलाइन इस्तिखारा करवा रहे होते हैं, लेकिन मसला आपका है तो मुझे क्यों, क्या मसला हो। आप खुद जब अल्लाह ताला से मांगेंगे तो आपके दिल में एक दर्द होगा, इसलिए इस्तिखारा हमें खुद करना चाहिए। किसी और को हम ये तो कह सकते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर फैसला करें, लेकिन वो जो दिल का इत्मीनान है वो तो मेरे दिल का इत्मीनान होगा। तो इससे इस्तिखारा खुद ही करना चाहिए। वैसे निमराइन इनका जब भी किसी को हम कहते हैं ना कि आप इस्तिखारा करें, वो कहते हैं यार मैंने फलां बंदे से करवा लिया था और उसका रिजल्ट आ गया, मतलब कि अच्छा है, और शादी वो वही बात है, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग शादी के लिए करते हैं तो रिश्ता पक्का, और इस्तिखारा निमरा करेगी और रिजल्ट ये दुनिया को बताएगी। इमाम साहब से करवा लिया आपने, बीमार आप हैं, तकलीफ मुझे, 5 वक्त की नमाजें हमने पढ़नी और उसके साथ फिर हमने ही इस्तिखारा करना खुद ही, वो तो कोई दूसरा बंदा। सब ये इसमें क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस्तिखारा आपने खुद क्यों नहीं करना। नहीं, दूसरा बंदा तो इस्तिखारा तो दुआ है ना, आपके लिए कोई भी दुआ कर सकता है कि अल्लाह इनके लिए बेहतर फैसला कीजिए इस मामले में, लेकिन वो जो दिल का इत्मीनान है वो तो आपका दिल मुतमईन होगा ना, इसलिए इस्तिखारा खुद कर लेना चाहिए। और दोबारा मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ, सोचो मुफ्ती साहब मसला आपका और इशारे अब इमाम इशारे किसी और को आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे मामलात हैं ना, बिल्कुल बड़े मामलात नहीं, इंतहाई छोटे छोटे मामलात हैं, उस वक्त फौरी तौर पे आपको इस्तिखारा करना चाहिए। और देखिए, जब इस्तिखारा का मतलब ये है कि आप अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट कर रहे हैं, और जब आप अल्लाह ताला के अपना मामला सपोर्ट कर देते हैं फिर आपके लिए बेहतर फैसला ही करते हैं। और बेहतरी का मतलब भी हमने ये समझा हुआ है कि उसकी बेहतरी का हमें 2 दिन बाद पता चले। एक चीज़ लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर होती है, अभी आप फैसला करते हैं, 10 साल बाद उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, अभी आपको बुरा लगता है, हालांकि वो एट द एंड आपके लिए अच्छा होता है। तो अच्छाई और बुराई का जो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो इस तरह से नहीं है, अल्लाह ताला की निगाह में कुछ और अच्छा होता है, वो आपको हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की फ़िरौन के लिए खिलाफ दुआ की, 40 साल बाद वो दुआ कबूल हुई, और हम ये इंतजार में होते हैं कि आज हमने दुआ की और कल आज ग्रीन नजर आया और कल काला नजर आया, कल कबूल होना चाहिए। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अब आपके पास एक रास्ता है और आप उस राइट रास्ते पे जाएंगे तो आपकी बचत है, लेफ्ट पे जाएंगे तो आपको नुकसान है, और वो अल्टीमेटली सबको नजर आ रहा होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अकल भी तो अल्लाह ने दी है, तो आपको शऊर दिया है कि आप इस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो नुकसान है। आप अगर इस्तिखारा करके आप कहें कि मैं इधर जाऊंगा, तो वो तो आपको पहले से ही पता है कि आगे कोई लेकिन इस्तिखारा फिर भी कर लेना चाहिए। अगर आप राइट साइड पे जाते हैं, असल में देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों में ये नहूस चीज़ों को मनहूस समझना ये बहुत ज़्यादा था। आप बाहर गए, आपने लूमड़ी देखी तो उसका ये मतलब है, कौवा देखा तो इसका ये मतलब है, तो हुजूर ने समझाया कि देखिए इन चीज़ों में तासीर नहीं होती, तासीर अल्लाह के हाथ में है। तो फिर जब आप किसी चीज़ को बेहतर समझते हैं तब भी आप वो मामला भी अल्लाह के सपोर्ट करते हैं और फिर उसी राइट पे चलते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर आपके लिए उसमें खैर लिखते हैं। तो बेशक आपको लग रहा हो कि ये आपके लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला से फिर भी खैर मांगना चाहिए और उसके बाद उसी रास्ते पे जाना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से उसका अंजाम बहुत अच्छा कर देते हैं। और वहाँ पे अल्लाहुम्मा खिरली वक्त कर ली, हाँ अल्लाहुम्मा खिरली, यानी अगर आपके पास टाइम है तो आप नमाज पढ़ लें, अगर आपके पास टाइम है, अगर नमाज फौरी तौर पर आपने फैसला करना है तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आपने
बताया ना कि हम तो उसको जिक्र के तौर पे भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। सबसे मुख्तसर से छोटी सी दुआ है, बाकी इस्तिखारे की दुआएं वो 5-6 लाइनों की हैं, चलें ये आसान सी है, तो बंदा जिक्र के तौर पे करता रहे और अपने जो भी मसाइल हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द करता रहे। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, एक कोई ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे इस्तिखारा करने की ज़रूरत नहीं होती, हराम उसको कह जैसे सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपने उम्रे का इरादा नहीं, जैसे हज आप पर फर्ज है और आप इस्तिखारा कर रहे हैं कि मैं हज करूं या ना करूं, तो आपने इस करना ही सिचुएशन करना में है। इसी तरह कोई ये जैसे आप कोई हराम नौकरी है और आपके लिए इस्तिखारा कर रहे हैं कि जी ये मैं करूं या ना करूं, वो तो है ही हराम। तो इसलिए हराम में फ़र्ज में इस्तिखारा नहीं होता। इस्तिखारा उस चीज़ में है जो मुबाह है। आप इस साइड पे भी जा सकते हैं, इस साइड पे भी जा सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा फैसला करें, तो उस सूरत में इस्तिखारा करना चाहिए। तो इस तरह फ़र्ज, वाजिब और हराम चीज़ों में इस्तिखारा नहीं होता, और उसमें इस्तिखारा नहीं जो अंडरस्टूड है वो अंडरस्टूड है, जो दीन की तरफ से जो अल्लाह ताला ने रूल्स बता दिए उसमें वो तो नुसूस में आया है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उम्रा चूंकि आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, उसमें आप इस्तिखारा कर लें, कि आपको अभी कर लेना चाहिए या कुछ देर बाद कर लेना चाहिए। वैसे तो जो उम्रा करता है वो कहता है बुलावा आया है, बुलावा है, लेकिन देखें कुछ औकात ऐसे होते हैं कि अभी आप जाते हैं उम्रा के लिए नहीं जाते, उस वक़्त आप अगर ठहर जाएं उसके लिए आपके लिए उसमें ठहरने कोई मसला हल हो सकती है। तो इसलिए जो भी इस तरह काम है जो फ़र्ज नहीं है या हराम नहीं है उसमें आप मतलब मुझे तो आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर उम्रे के लिए भी इस्तिखारे की ज़रूरत है, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अगर अहमियत की बात करूं, अगर उम्रे के लिए भी इस्तिखारे की अहमियत है तो फिर तो हमें छोटे काम के लिए इस्तिखारा करना चाहिए। उम्रे के लिए आप जा रहे हैं और आपने इस्तिखारा किया और आप फिर भी गए, तो अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा खैर आपको मिलना है जी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तिखारा के बाद आप ना जाएं, आपने इस्तिखारा किया और फिर भी गए, तो इसलिए यानी वो अच्छा काम था बादियों नज़र में, लेकिन फिर भी आपने इस्तिखारा किया और आप गए, तो इसका मतलब है कि बहुत छोटे छोटे, जिस तरह आपने कहा कि बहुत छोटे छोटे मामलात में भी हमें अल्लाह ताला से खैर तलब करनी चाहिए। बिल्कुल जी, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए जी। ये थी नाज़रीन हमारी आज की सुबह की सोच, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और खासतौर पर हमारे तमाम तर सेगमेंट से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, इस सेगमेंट से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात होगी सोमवार के रोज़। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।